सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ मनोज कुमार जी हैं, जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं और बहुत बाल काल से ही स्वयंसेवक रहे हैं। और मात्र 1969 जब लगभग लोग आरएसएस को जानना ही नहीं चाहते थे, बोलना नहीं चाहते थे, कोई झंडा बुलंद नहीं करना चाहता था, तो निश्चित तौर पे उस समय ये आरएसएस को ज्वाइन किए और विभिन्न पदों से होते हुए काफ़ी स्ट्रगल के बाद जो एक होता है जिला अध्यक्ष का पद, बीजेपी में वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जिला अध्यक्ष के पद पे आए और जनता ने जो स्नेह दिखाया, जो मान सम्मान दिया, पार्टी ने भी दिया, जो जिम्मेदारी मिली उसकी ईमानदारी से पूरा किया और इनके नेतृत्व में जो भी चुनाव लड़ा गया, निश्चित तौर पर पार्टी यहाँ विजयी हुई। जो 2025 का विधानसभा चुनाव है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षेप में जानेंगे कि 2010, 15 और 20 में भी इनकी दावेदारी थी, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मौका नहीं मिला। जो 2025 का चुनाव है उसमें निश्चित तौर पर इनकी दावेदारी रहेगी। उम्र का आखिरी पड़ाव है, तो ये पार्टी को भी तय करना है कि जो आदमी आपके साथ काफी उम्र 51 साल की जिंदगी अगर गुजार देता है आपकी पार्टी के साथ, आपके संघ के साथ, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को मान सम्मान के साथ एक प्रतिष्ठित पद दिया जाए, एक संवैधानिक पद दिया जाए, ताकि इन्होंने जो बिना एक पद पे रहते हुए लोगों के लिए किया और बाकी जो काम बचा हुआ है वो पद पे आके आसानी से कर सके। आप सीतामढ़ी से दावेदार हैं, आप 10 में भी दावेदार थे, 15-20 में भी, लेकिन पार्टी ने मौका नहीं दिया। उसके बावजूद भी आप ईमानदारी से जिनको भी सिंबल मिला लगे रहे और चुनाव जिताने में आपकी भूमिका अहम रही। क्या मानते हैं 2025 की आपकी कैसी तैयारी चल रही है? मेरी तैयारी कार्यकर्ता के रूप में शुरू से ही चल रही है और मेरी जी, मैं कार्यकर्ता के रूप में हूँ। पार्टी यदि मुझको अवसर देगी तो निश्चित रूप से मैं उन सभी दायित्वों का निर्वहन करूंगा, उन सभी पार्टी की ओर से दिए गए निर्देशों का अनुपालन करूंगा जी। और एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया और कार्यकर्ता के रूप में ही मैं जनता की सेवा करता रहूंगा। आज भी आपके सीतामढ़ी में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? क्या मानते हैं? यहाँ सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण और जाम की है। विगत कई वर्षों से देख रहा हूँ कि यहाँ अतिक्रमण और जाम ये दो मूलभूत समस्या है और जिसको पार्टी सरकार को निश्चित रूप से चाहिए कि इस पर नियंत्रित करें, इसको समाप्त करें। उसके अलावा अपराध की जो यहाँ ग्राफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, 2005 के बाद ग्राफ तो घटे थे, लेकिन इधर के दिनों में फिर से आपराधिक ग्राफ बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि उस पर अंकुश लगावे और जनता की सुरक्षा में ध्यान दें। ये आप मानते हैं कि अपराध का जो ग्राफ है विगत कई महीनों में काफी बढ़ गया है? जी बिल्कुल मानते। इस पे लगाम लगने की जरूरत है। बिल्कुल लगाने की जरूरत है। आपके सीतामढ़ी में एक नदी बहती है, लेकिन वो नदी अब नाले में तब्दील होती जा रही है। उसके लिए लोगों ने काफी संघर्ष भी किया, काफी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन बावजूद उसके इसमें सुधार नहीं हो पाया। क्या मानते हैं किन की जिम्मेदारी इस पर तय होनी चाहिए? इस पर मैंने भी संघर्ष किया था 1999-2000 के संघर्ष सत्र में। उसमें एक जगह जहाँ बांध दिया है वहां से खोलने की आवश्यकता। उसके बाद लखनदई जो हम लोग के लिए बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है, लक्ष्मण जी ने माँ सीता के प्यास बुझाने के लिए यहाँ नदी का उद्भव किया था एक तीर मार करके, और वो अभी नाले में तब्दील है। तो थोड़ा मन को कष्ट होता है, धार्मिक रूप से भी कष्ट होता है कि मेरी आस्था को चोट पहुंच रही है, लेकिन अब इसका निराकरण तो सरकार को ही करना है। व्यक्तिगत रूप से मेरे और आपके प्रयास से तो होगा नहीं। निश्चित रूप से सरकार से मेरे मांग है कि उस नदी को पुनर्जीवित करते हुए लक्ष्मणा नदी का स्वरूप फिर से पुराने रूप में बहाल किया जाए, ताकि हम श्रद्धालुओं की आस्था की डुबकी हम उसमें लगा सकें। आज भी आपके शहर की बड़ी और गंभीर समस्या इनक्रोचमेंट और जाम की है। पूरा शहर जाम से कराहता है, लेकिन इस पर कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है। जो आपके वर्तमान विधायक है बीजेपी से है और जो सांसद है जनता दल यू से है। कहने का मतलब डबल इंजन की सरकार के सांसद और विधायक होने के बावजूद बहुत छोटे शहर सीतामढ़ी की स्थिति इतनी दयनीय नरकीय क्यों? उसमें जनप्रतिनिधियों की कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहती है, लेकिन अब यहाँ एक मानसिकता है कि सड़क पर दुकान लगाने की, सड़क पर ठेला लगाने की, उसको वो बदलने की आवश्यकता है। उसके बाद जाम स्वतः समाप्त हो जाएगा। सड़क का चौड़ीकरण तो अब संभव
नहीं लगता है, क्योंकि छोटा शहर है। जी जैसे ही सड़क का चौड़ीकरण करेंगे, कई दुकानदारों के अस्तित्व और अस्मिता पर सवाल हो जाएगा। जी इसलिए इसी में हम लोग को जीवन अपना काटना है। केवल ठेला वगैरह लगाने की संख्या यदि कम कर दी जाए तो निश्चित रूप से मुझको लगता है कि जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। शहर में वन वे लागू है, जिसके चलते जाम की स्थिति बहुत घटी है। लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार हुआ है क्या? हाँ, हुआ है। हुआ। हाँ जी, जिस रेशियो में होना चाहिए उस रेशियो में हुआ है। पहले की तुलना में तो काफी हुआ है, लेकिन जिस अपेक्षा से बड़े शहरों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहे हैं, उस स्तर से तो काम यहाँ नहीं हो रहा है। उस स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है, उसमें सक्रियता दिखलाने की आवश्यकता है। जब आप जनसंपर्क के लिए जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, घूमते हैं क्षेत्र में, तो जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं जिनको सरकार मुख्यधारा में जोड़ने की बात करती है, जब उनके पास पहुंचते हैं तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? उन लोगों की मूल समस्या है कि जल जमाव। हम्म, चूंकि जितने भी अंतिम पंक्ति जो आपने कहा है कि हम लोग की पार्टी का एक स्लोगन भी है, चलो जलाए दीप वहाँ जहाँ अभी अंधेरा है। जी उस नाते हम लोग उसे क्षेत्रों में भी जाते हैं, वैसे जगहों पर भी जाने का अवसर मिला है जहाँ पर गरीब तबके के लोग रहते हैं, काफ़ी दबे कुचले पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। उन जगहों पर लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ विकास का रोशनी जल्दी नहीं पहुँच पा रहा है, यहाँ जल जमाव है, पानी बारिश होती है जल लग जाता है, हम लोग के घरों में भी पानी घुस जाता है, बड़ा बरसात के दिनों में सांप वगैरह ये सब से डर लगता है। ये सब चीज़ है। तो अगर जल जमाव की स्थिति में सुधार किया जाए, जल निस्तारीकरण अगर सुदृढ़ कर दिया जाए शहर का, जो कि शहर के बाहर बाहर अभी चल भी रहा है, लेकिन बहुत सुदृढ़ स्थिति में नहीं है अभी भी आप देखेंगे तो भव्यपुर मोहल्ला या आदर्श नगर मोहल्ला, इन सब जगहों पर जल जमाव की बड़ी बुरी स्थिति है। इन जगहों पर भी जल जमाव को समाप्त करने की आवश्यकता है। 2025 के लिए आपकी कैसी तैयारी है और क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? पार्टी के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। जी पार्टी का एक सिपाही हूँ, पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी मुझको अवसर देगी, पार्टी के आदेश के अनुरूप मैं काम करूँगा। जनता से मेरा सीधा संबंध है, और चूंकि सामाजिक वर्गों में भी कई बार मुझको नेतृत्व करने का अवसर मिला है। जी मैं अपने समाज का भी लगभग 9 वर्षों तक अध्यक्ष रहा सीतामढ़ी जिले में। उसके अलावा कई ऐसे सरकारी भी जो है, जोनल JRUCC का मेंबर मैं रहा, जिला विस्तृति का मैं मेंबर रहा, फिर जोनल इसका टेलीफोन का TSC का भी मैं मेंबर रहा, बहुत सारे सरकारी इकाइयों का मैं मेंबर रहा। उस नाते कई समस्याओं से मैं अवगत हूँ। ये मैं आपको बता दूं कि रेलवे का जब मैं मेंबर था तो ढेंग और बैरगनिया और इधर जो सीढ़ी जो लगा है पैदल पार पथ, जी वो मैंने ही उस विषय को उठाया था जी हाजीपुर की बैठक में। जी तो उसके बाद वो चीज़ खत्म हुआ है और अभी पैदल पार पथ सभी स्टेशनों पर बन गए हैं। मुझको इस बात की खुशी है। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देकर सीतामढ़ी का विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता होगी जनता से सीधा संपर्क, जनता के घर घर द्वार द्वार जाकर के उनका आशीर्वाद लेना और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में, मूलभूत समस्याओं के बारे में विस्तृत से जानकारी लेना और उन समस्याओं को दूर करना। ये आपकी प्राथमिकता है? पहली प्राथमिकता होगी। चलिए मनोज कुमार जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। के पूर्व जिलाध्यक्ष है सीतामढ़ी के, जो 1969 में ही संघ की रामसाय शाखा जो होती है उससे जुड़े और उससे जुड़ते हुए आज तक बीजेपी के जिलाध्यक्ष पद पर आए। निश्चित तौर पर पार्टी के लिए इन्होंने जो कुर्बानियां दी वो सराहनीय है, लेकिन पार्टी की भी जिम्मेदारी तय होती है कि आपके पास अगर ऐसे वर्कर हैं जो ईमानदारी से अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी पार्टी के लिए समर्पित करते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उम्र के आखिरी पड़ाव में इनको भी मान सम्मान मिलना चाहिए। जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, पूर्व में जो आपके यहाँ से विधायक हुए 2020 में मिथिलेश कुमार, वो हाईटेक विधायक हुए, जनता के विधायक नहीं हो पाए। और यही कारण है कि आम लोगों में बहुत बड़ी नाराजगी देखी जा रही है। ये सीधे तौर पे जनता से संवाद नहीं करते, जनता का फोन उठाना इनके लिए कष्टदायक होता है। तो निश्चित तौर पे पार्टी को तय करना होगा कि आपके बीच ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो बहुत पुराने आपके साथ जुड़े हैं, उम्र का आखिरी पड़ाव है, आपको भी तय करना है। अगर इनके जैसे लोगों को आप सिंबल देते हैं
तो जो इस तरह की व्यवस्था होती है, हाईटेक व्यवस्था होती है, ब्यूरोक्रेसी टाइप की जो व्यवस्था राजनेता की होती है, वो नहीं होनी चाहिए। और 2025 का चुनाव बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम रहेगा कि बीजेपी अगर 2025 में बड़ी पार्टी नहीं बनती है बिहार की, तो शायद आने वाले कई सालों में ये संभव नहीं है। अभी का जो माहौल है उसमें बीजेपी को भी तय करना होगा कि एक एक सीट आपके लिए महत्वपूर्ण है, और सीट वही आदमी निकाल सकता है जिसका व्यक्तिगत अपना जनाधार हो, अपना वोट हो और पार्टी का सिंबल हो। निश्चित तौर पे पार्टी अगर इनके जैसे लोगों को, वर्कर को अगर टिकट देती है, तो सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए, और जनता का जो आशीर्वाद है उसके बदौलत ये विधायक हो सकते हैं। और निश्चित तौर पर यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान तभी हो पाएगा जब ऐसे लोग विधायक बन के आएंगे।